नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी हरियाणा की, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, मनोहर लाल खट्टर की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी की टक्कर की, राहुल गांधी के प्रचार की और कांग्रेस के भीतर तकरार की। बहुत सारी कड़ियां यहां आपस में जुड़कर हरियाणा के इस चुनाव को, इस दंगल को, इस महाभारत को बहुत ही दिलचस्प बना रहे हैं। अब हरियाणा नया राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, और तब से लेकर अब तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से मनोहर लाल खट्टर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहे। हरियाणा में 9 साल 118 दिन वो मुख्यमंत्री रहे और आज भी उनके राजनीतिक रुतबे में कोई कमी नहीं आई है। मुख्यमंत्री तो नहीं है, लोकसभा चुनाव से पहले हट गए, लेकिन 2 बड़े कद्दावर मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री हैं वो। पर 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं हरियाणा में। आज हम 26 सितंबर में बैठे हुए, ठीक बीचों बीच चुनावी प्रचार के पूरी गर्मी पर है, चुनाव अपने शबाब पर है। और ऐसे में मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा में बीजेपी के सबसे बड़े नेता, वो पोस्टरों से, बीजेपी के पोस्टरों से नदारद है, गायब है। वो पोस्टर फिर से दिखाइए पीसीआर। यहां आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी के चेहरे तो देख सकते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर मौजूद नहीं है। अब ऐसा क्या हुआ? और यह यकायक हुआ है। 26 सितंबर तक, यानी कि आज के दिन तक, मनोहर लाल खट्टर कुल मिलाकर 29 कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। चुनावी कार्यक्रमों की बात कर रहा हूं। 9 रैलियां, 3 नॉमिनेशन रैली, 2 कार्यकर्ता सम्मेलन, 2 जन आशीर्वाद कार्यक्रम, 2 परिवार जनसंवाद, 2 नागरिक सम्मेलन, और अब तस्वीर ही नहीं। भाई एक बात तो मान ली थी बीजेपी ने, ये तो लोकसभा चुनाव से पहले ही मान ली कि एक एंटी इनकम्बेंसी घर कर रही है और इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और नायब सिंह सैनी को तुरंत फुरत में मुख्यमंत्री बना दिया गया। पर उनका राजनीतिक कद बरकरार रखा गया और वो तो ये रैलियां, चुनावी कार्यक्रम कर रहे थे। अब यकायक पोस्टरों से क्यों हटा दिया गया है? क्या मनोहर लाल खट्टर एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं बीजेपी के लिए? 3-4 चीजें हुई हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी और बीजेपी ने तो इसे गाजे बाजे के साथ आरोपों की बौछार भी लगा दी कांग्रेस पर। जी दलित विरोधी है, कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, वहां दलितों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और जोश में मनोहर लाल खट्टर ने तो यहां तक कह दिया कि आइए और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। जैसा बीजेपी ने करवाया कांग्रेस के नेताओं के लिए, उसने दरवाजे खोले। 3 लाल, हरियाणा की राजनीति के जो 3 लाल हैं, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, उनके परिवार के अब सदस्य पहुंच गए हैं, तीनों परिवारों के बीजेपी में। तो कुमारी शैलजा के लिए भी खोल दिया। नवीन जिंदल भी आए हैं। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं। पर कुमारी शैलजा ने कहा कि नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी ही रहूंगी, कांग्रेसी झंडे में ही जाएगा मेरा पार्थिव शरीर, अपना घर संभालिए। तो ये थोड़ी किरकिरी हुई। बीजेपी के कैंप में, उनके खेमे में कहा गया, अरे भाई ये खामखा ऐसे बयान देने की, ऐसे न्योते देने की क्या जरूरत थी? फिर मनोहर लाल खट्टर कई बार हत्थे से भी उखड़ जाते हैं। ये हमने 2019 के चुनावी प्रचार के दौरान भी देखा। वो यात्राओं पर निकले थे और वहां पर गर्दन भी पकड़ ली थी
वो हरियाणा वासियों को याद होगा। अब ऐसा ही कुछ नजारा चंद दिन पहले की बात है, जींद में एक रैली में कार्यकर्ता वो अति उत्साहित हो गया, कुछ सवाल पूछ लिए, लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे और उसको वहां से खदेड़ दिया गया बाकायदा। अब ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, तस्वीरें एक बार सामने हो जाए तो वायरल कराने का आजकल तो एक शगल हो गया है और विपक्षी खेमा ऐसा मौका छोड़ता नहीं है। तो युवक पर भड़क के बाहर भेजा गया। अब इसमें भी कि इतना क्यों भड़कते हैं मनोहर लाल खट्टर। और 2 दिन पहले किसान, 4 मुद्दे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। मैं पहले दिन से 2 बातें हरियाणा चुनाव को लेकर कह रहा हूं। क्या लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं और कार्यकर्ता बीजेपी को हरवा रहे हैं? और यह कार्यकर्ता बीजेपी का ही था, वो नाराजगी अभी तक कंट्रोल हुई नहीं है क्या? और किसान, पहलवान, जवान और संविधान, इन 4 मुद्दों के इर्द गिर्द यह हरियाणा का महाभारत लड़ा भी जा रहा है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर किसानों को असली नकली में भी तकसीम करते दिखाई दिए कि अरे ये शंभू बॉर्डर पर अंबाला के पास पंजाब की तरफ रोक रखे हैं, हरियाणा ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं कि ये तो नकली किसान है, मुखौटा लगाए बैठे हुए हैं। अब हरियाणा में एग्रीकल्चर इज दी ओनली कल्चर। 2/3 आबादी कृषि से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, आजीविका चलाती है। अब असली नकली का खेल, कंगना रनौत तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन मनोहर लाल खट्टर तो भाई मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये और दिक्कत देगा क्या? और इसीलिए हल्के से उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नायब सिंह सैनी को लेकर कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि उन्हें गर्व होता है नायब सिंह सैनी जैसे शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखकर। और बड़े नेता हैं पर उनसे कहीं बड़ा कद है नायब सिंह सैनी का। इसके पीछे जाट, गैर जाट राजनीति जो वो चलने की कोशिश की और बीजेपी को लगता है इसी के चलते 2 बार सरकार बनी, उसी में एक और कड़ी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर की है क्या? पर इसमें भी कुछ पेच हैं। नायब सिंह सैनी 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं और 4थी सीट हो गई। नारायणगढ़ से भी लड़े, कुरुक्षेत्र से लड़े सांसद का, करनाल से उपचुनाव लड़े विधायकी का, अब लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि खबर यह आई कि मनोहर लाल खट्टर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, वो चाहते थे कि करनाल से वही खड़ा हुआ, नहीं खड़ा होने दिया गया और लाडवा से मजबूरी में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करना पड़ा नायब सिंह सैनी को। तो इस जाट नॉन जाट, हालांकि ये ओवरडन है, ओवर एग्जैजरेटेड है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, ऐसा नहीं है कि ये सीधे सीधे 2 फाड़ हो जाती है, पर वो भरपाई नायब सिंह सैनी कर पाएंगे क्या? या साइडलाइन होना मनोहर लाल खट्टर का ये भी नुकसान देगा? क्योंकि हरियाणा में एक नमो फैक्टर चलता था, नरेंद्र मोदी, एक मनो भी, मनोहर लाल खट्टर। और इसी टक्कर जो अब हुड्डा और सैनी के बीच टक्कर होती दिख रही है, उसमें कांग्रेस की तकरार भी अगर उसका जिक्र ना करें तो कहानी आधी अधूरी रह जाती है। कुमारी शैलजा को ऐसे ही यूं ही न्योता थोड़ा दिया था आप बीजेपी आ जाइए, क्योंकि कांग्रेस में वो जो पुरानी बीमारी है, मैं भी बन सकता हूं मुख्यमंत्री, हर कोई ताल ठोक रहा है। कुमारी शैलजा तो चुनावी प्रचार नहीं कर रही थी, पर आज राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे, 2 रैलियां की, एक करनाल के असंध में और एक हिसार के बरवाला में। तो असंध में राहुल गांधी के दाहिने और बाएं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खड़े दिखाई दिए। तो ऑल इज वेल वो गाना गाती भी कांग्रेस दिखाई दे रही है, या अभी भी तकरार जो है वो बरकरार है? क्योंकि अभी कुमारी शैलजा का जन्मदिन भी था,
तस्वीरें भी दिखाई, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको मिठाई खिला रहे हैं, उनको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, पर ऐसा कोई संदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जाता नहीं दिखाई दिया। दोनों यहां पर साथ तो दिखे, पर अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर मैदान खुला हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं भाई कोई भी बन सकता है, पर कुमारी शैलजा भी कह रही हैं और रणदीप सुरजेवाला भी। तो ऐसे में जो लग रहा था कि एक अच्छी लीड लेकर मैदान में उतरी है कांग्रेस, इन विधानसभा चुनाव में आपसी महत्वाकांक्षाएं जो हैं, क्या उस लीड को सीमित या इस लड़ाई को कांटे की टक्कर में भी तब्दील कर देंगे क्या? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पोस्टर से गायब खट्टर, सैनी हुड्डा में टक्कर और राहुल गांधी का प्रचार, कांग्रेस में खत्म हुआ तकरार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, आईएनएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमनदीप केसरी और 3 वरिष्ठ पत्रकार। बलवंत अक्षक अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, रविंद्र सिंह शोरान है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आदेश रावल हरियाणा को भी ट्रैक करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में क्या असरात होते हैं उसको दिल्ली बैठे भी देखते हैं। पर रमन मलिक, हरियाणा के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा चुनाव से पहले उनको हटाया जाता, पोस्टर से भी हटा दिया, पोस्टर से भी गायब कर दिया मनोहर लाल खट्टर को। ऐसी नौबत क्यों आ गई? संजीव जी, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये कुरुक्षेत्र की रैली के बाद भी यही क्वेश्चन आया था। नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, कहीं किसी और ने पूछा होगा। देखिए हाँ, तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन सा हो गया। मैंने नहीं पूछा ना 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 ना, आपके पास जवाब नहीं है तो वैसे बोल दीजिए, मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं, आज पूछ रहा हूं पहली बार। नहीं दे रहा हूं ना जवाब, फिर भी दे दो। जवाब दीजिए ना, इधर उधर भटकने लगते हैं, चलिए, घबरा क्यों जाते हैं? सर आपसे घबराऊं? नहीं, सवाल से मुझसे क्योंकि मैं कौन होता हूं घबराने वाला? सवाल से घबरा जाते हैं। नहीं, सवाल से कभी नहीं घबराता रमन मलिक, किसी के सवाल से नहीं घबराता। देखो, जवाब नहीं दिया, 1.5 मिनट। देखिए, ऐसा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जिस एरिया के एमपी हैं, वहां पे उनका जो काम है वो कर रहे हैं, एज अ मंत्री जो काम है वो कर रहे हैं। ये पार्टी जो है, यहाँ पे एक छोटा सा फर्क मैं बार बार अपने मित्रों को बताता हूँ और वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस या अन्य ऐसे दल जो हैं कांग्रेस जैसे, वो नेताओं का जमावड़ा जो है उसको दल कहते हैं, और हमारे यहाँ दल के नेता होते हैं और उनको कहीं ना कहीं जो जो काम उनका है उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे नेता आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी आधारित नेता हैं, और जो आपको अच्छा लगता हो या जो आपने ज़्यादा देखा हो वो नेता आधारित दल हैं। तो अच्छा, एक तो ये फर्क आ गया संदीप जी। अभी तक तो आ रहे थे, पोस्टर में तस्वीरें थी, ये 1-2 दिन से यकायक और आज बिल्कुल साफ हो गया, अब पोस्टरों पर है ही नहीं, गायब हैं। कल तक तो थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र वाले में भी नहीं थे बैठे हुए। अच्छा, कुरुक्षेत्र वाले रैली में कुरुक्षेत्र में तो प्रधानमंत्री गए, कुरुक्षेत्र में भी सोनीपत में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच साझा करना भी मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए लायबिलिटी हो रहे हैं क्या भाई? 9 साल 118 दिन कोई कम वक्त होता है मुख्यमंत्री को बना रहे। इसका काम है। अब संदीप जी, अगर आपका काम कुछ दिया हुआ है और आप वहां गए हो, आपको उठा के यहाँ थोड़ी लेकर आएंगे। आप अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अरे 9 साल 118 दिन एक कार्य मुख्यमंत्री है। कौन था? अगर आपको पता, आपको अच्छी लगे तो बढ़िया, और नहीं पता लगे, देखिए हमारे यहाँ कमल है, कमल का फूल ही मुख्यमंत्री है, कमल का फूल ही टिकट है, कमल का फूल ही लड़ता है, उसको पकड़ने वाला कोई भी हो सकता है।
कल को किसी और कार्यकर्ता को काम देना है वो दे देंगे। तो यहाँ पे अरे भाई, मैं जैसे दो पहले दो आपको बताया, नेता दो आधारित बड़े दल नहीं है, मंत्रालय दल दे आधारित रखे हैं नेता हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनोहर लाल खट्टर को। तो क्या और हुआ, वो भी तो काम ही है। अच्छा, काम ही है। या ये जो कांग्रेस वाले कह सर, रहे हैं कल को- बीजेपी ने कल को मनोहर लाल अगर खट्टर उनका को दूध काम- से मक्खी की तरह निकाल दिया, एंटी अब वो इनकम्बेंसी जिसकी की काट जितनी ढूंढ रहे समझ है हैं। वो वैसी भी शब्दावली यूज करेगा। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, काम जिसका जो है वो है। आप ये देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी कभी संगठन मंत्री भी थे, उसके बाद उन्होंने कोई पार्टी का ओहदा नहीं था उनके पास, वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया, उसके बाद अब उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। कल हो सकता है कहीं और काम पे दे दें। टिकट ये वितरण में तो पार्टी उनकी का पूरी चल फैसला रही है, थी। पार्टी जिसको उन्होंने तो जहां करनाल जैसा सीट से नायब सिंह सैनी को खड़ा भी नहीं होने दिया, और अब यकायक उनको साइडलाइन कर दिया गया। यही तो समझने की भाई, कोशिश ये कर रहा आपको हूं। कैसे पता? आप उस कमरे में बैठे थे। अच्छा, उपचुनाव लड़ा संदीप जी, करनाल से आप लड़ा और मैं था उस ना। कमरे में नहीं नायब बैठे सिंह थे। सैनी, तो नायब जो सिंह सैनी सूत्र ने हैं उपचुनाव उनको कहां से बोलो लड़ा अपने था? सूत्र ठीक करें। अरे बताइए ना। अरे आप कर दीजिए मुकम्मल मेरे सूत्र। नायब सैनी, नायब सिंह करनाल से ही सैनी ने- उपचुनाव लड़ा देखिए- था देखिए, मुख्यमंत्री संदीप बनने से जी- पहले। संदीप जी, वो कितने महीने संदीप पहले जी, की बात है? 2014 में मैं और नायब जी दोनों 2014 में मैं और नायब सिंह जी दोनों प्रवक्ता की हैसियत से काम करते थे इकट्ठे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि उस समय, जिस समय मनोहर लाल जी ने अपना रेजिग्नेशन देकर करनाल से चुनाव लड़ा एज ए एमपी, उस समय करनाल की सीट खाली थी। 6 महीने का समय होता है, एक विधायक होना चाहिए, वो उन्होंने शर्त पूरी करी और वो मुख्यमंत्री का अपना काम कर रहे हैं। अब पार्टी ने डिसाइड करा कि लाडवा से लड़ना चाहिए। हमारे को कोई डर थोड़ी है कि एक ये अजीब नहीं ही लगता? वर्ग विशेष के अभी पास 4 पहुंच के महीने पहले जिस लड़ेंगे। सीट से आप डर नहीं लगता ना सर, जीत हुड्डा कर साहब, विधायक बने, फिर देखिए, हर एक मुख्यमंत्री कोई बने, बोलता उस है, ये सीट से मेरी रिपीट सीट नहीं है। किया गया। मतलब ये इतना भी नादान क्यों समझ रहे हैं? सर आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, अब इतने डर वाले नेता थोड़ी हैं कि कैथल से ही लड़ूंगा जी, मैं अच्छा, जींद कहीं से भी लड़ूंगा लड़ जी, सकते मैं हैं, गढ़ी मतलब सांपला से ही लड़ूंगा, बम्पर ऐसा जीत नहीं आप है। हासिल करने वाले कहीं हैं। से भी लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हाँ हाँ, तभी कुमारी शैलजा हम को भी न्योता जीतेंगे। देते घूम रहे लेकिन थे सर, मैं आपका ध्यान मनोहर में- लाल अब- खट्टर। कुमारी शैलजा को भी सर, हम तो न्योता आपको दे रहे भी थे, न्योता आइए दे रहे हैं, बीजेपी आप भी ज्वाइन आइए कर राजनीति लीजिए। में। उल्टा पड़ गया क्या उसी को लेकर बीजेपी खेमे में कि अरे भाई कैसे कैसे न्योते दे रहे हैं आप? नहीं क्या नहीं नहीं, जरूरत संदीप थी? जी, मेरा न्योता तो आपको भी है, मेरा न्योता तो आपको भी है मान्यवर, कि ये अब आपको देश सेवा के लिए राजनीति में आना चाहिए। अरे पहले आप अपना चाहें इस्तेमाल तो बीजेपी बीजेपी के में अंदर मुकम्मल आपके करा लिए द्वार लीजिए। खुले हैं, आप मेरा आइए। ख्याल तो बाद में रखना, बीजेपी आपका भी ख्याल नहीं रख रही। अब क्यों मैं अब आपकी, क्योंकि चर्चा आपके बारे में नहीं है तो उसको नहीं, छोड़ मेरा क्या दीजिए। नहीं ख्याल रख रही है, आपको क्या पता? अच्छा, हाँ, किस खाते में नहीं है? अभी एक अपना मिनट, ख्याल एक मिनट, किस रखिए। खाते में नहीं है? क्या खाते? कौन सा? क्या सर शब्द सुन ऐसा लिया? है, एक मिनट, हाँ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको आपने बोला, मैंने उसका आपको जवाब दिया। अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या चाहें व्यक्तिगत संदीप जी, टिप्पणी की? मेरे को मैंने 2 की मिनट नहीं लगेंगे। कुछ। आप कुछ- मैं आपके लेवल पे उतर आऊंगा। अरे मुझे आपने धमकी ये दे क्या रहे हो बोला क्या? कि आप अपना ख्याल रख लीजिए। हाँ। आपको पता है कि मेरे को क्या इज्जत दी जाती है तो मेरी पार्टी इसमें के क्या द्वारा? गलत कह दिया? ख्याल रखिए, मैं तो आपको नहीं चिंतित हूं। पता ना, आप आप इतने अपनी चिंतित हो ऑर्गेनाइजेशन रहे में थे खुश तो मैं भी रहिए, मैं वैसे अपनी चिंतित होने ऑर्गेनाइजेशन में लगा। और ये अगर धमकी भरा लहजा इस्तेमाल नहीं तो करोगे चिंतित हो रही तो है तो गलत बिल्कुल आदमी से आइए। बात कर रहे हो। मेरे घर ना मुझे ये धमकी दुमकी देने के चक्कर में ना पड़िए। नहीं, आप भी गलत आदमी से बात करो। नहीं, मैं आपको सर अरे आप मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मैंने कहा आप अपना ख्याल रखिए। व्यक्तिगत टिप्पणी और नहीं पार्टी करेंगे। में, अरे मैंने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कर दी? आपके लिए बिल्कुल द्वार बस खुले हैं। चले जब जा आप रहे आना हैं। चाहें, जवाब है आप नहीं। ऑल्टरनेटिव करियर देखेंगे तो आपके लिए द्वार खुले। ऑल्टरनेटिव करियर। Anyway, अभी संदीप जी, किसी पार्टी में इतना दम नहीं हुआ दो कि चीजें ये कहनी। करती दिखाई दे। नहीं, दूसरा सवाल, वो किसान भी असली नकली हो गए, ये भी दिक्कत का सबब बन गया क्या मनोहर लाल खट्टर के लिए? हैं, मैं आपको बताता हूं। हाँ, मैं आपको बताइए प्रूफ ना। बताता हूं। मैंने कल शाम को मेरे पास एक अंबाला के पास की वीडियो आई है जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करी है। जिसको वेरीफाई करनी हो जाके वेरीफाई कर ले। वहां पे बकायदा शंभू बॉर्डर जैसे बंद है, तो गांव के बीच में, गांव की ढाणियों से जो सड़क जाती है
उस बाईपास के ऊपर नकली हैं वो ये किसान। कथित किसान वहां नकली है जो ना। कथित किसान वहां पे बैठ के 100 रुपए के टोल काट रहे हैं, 100 रुपए का टोल काट रहे हैं। सर कौन सा किसान काटेगा 100 रुपए का 100 टोल? रुपए का टोल काट रहे हैं। आप बताओ। अच्छा अच्छा मैंने वीडियो पोस्ट करी है सर। अच्छा, अगर आपको आपने गलत लग वीडियो रहा है आप पोस्ट जाके कर दिया। वेरीफाई अरे, करिए। वो आईटी सेल डिपार्टमेंट क्या क्या करता है। आपने उसकी एफआईआर दर्ज की है रमन मलिक? नहीं सर, वीडियो कर दिया फैब्रिकेटेड पोस्ट। नहीं है सर, आप जाके अरे, देखिए। आप छोड़िए। मेरे पास मुझे भी ही किसी समझा रहे हैं, मीडिया के मुझे मित्र सिखा से रहे हैं। आया। पत्रकारिता सर, अब हम क्या करें? कम से कम ना सिखाइए। एफआईआर दर्ज कीजिए ना, तत्काल प्रभाव नहीं, से मैं आपको एफआईआर दर्ज पत्रकारिता कीजिए। सिखाने वाला कौन हूं? मैंने तत्काल मास्कम प्रभाव थोड़ी से करी है कि मैं आपको एफआईआर बताऊंगा। दर्ज कीजिए। एक सेकंड, आदेश रावल, मैं पहले सुरेंद्र राजपूत आपके पास आऊं, उससे पहले आदेश रावल के पास ही चलते हैं। असली किसान नकली किसान दावा यहां कर रहे हैं। रमन मलिक बीजेपी के नेता आदेश, वहां 100 रुपए की पर्ची कट रही है, 100 रुपए की पर्ची कट रही है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? टोल काट रहे हैं, इन्होंने दावा किया है। नहीं देखिए, नहीं इन्हीं आरोपों के चलते जब ये किसान बॉर्डर पे दिल्ली बैठे हुए थे और तब से लेके आज तक पीएम ने खुद माफी मांगी थी जब ये 3 कानून वापस लिए थे। कल कंगना का स्टेटमेंट आया, फिर उसको वापस लिया गया, फिर उन्होंने माफी मांगी। तो इन्हीं के चलते मुझे लगता है आजकल बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर हो गए हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे मलिक साहब हो। ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि कितना गंभीर इशू है। जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला को ये बोलना पड़ा कि मेरी गलती थी कि मैंने सरकार का समर्थन उस समय दिया। हाँ, किसान अगर मैं उस टाइम आंदोलन के इस्तीफा दौरान दे देता इस्तीफा तो क्यों आज नहीं मेरी दे स्थिति दिया? नहीं होती हरियाणा के चुनाव में। तो इस बात की गंभीरता को बीजेपी को समझना चाहिए कि आप आज की जो स्थिति आज हरियाणा के चुनाव में है उसकी मुख्य वजह नहीं, यही उसको भी है। छोड़ दीजिए। और इस बात को आपके भाई, अलग एक मान बड़ी रहे हैं, सीधी सी बात है, आपके सांसद गंभीर आरोप जब आप लगाते हैं, आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए ना जी। हमने एक वीडियो पोस्ट कर दिया, वीडियो क्या होता है? अब वो कहते रहेंगे बिल्कुल ये पक्का जी। नहीं वो नहीं असली करेंगे ना वीडियो है। एफआईआर दर्ज। नहीं वो एफआईआर बिल्कुल दर्ज नहीं करेंगे। वो क्या है, ये सोशल मीडिया का गेम है, ब्लेम करो और भाग जाओ। हाँ, शूट इसमें एंड क्या कुछ स्कूप। करना तो आपको है ही नहीं। आपने पोस्ट कर दिया, आप लोग देखेंगे। इनका अपना एक आईटी का सिस्टम है, आईटी सेल है जो उसको प्रमोट करती है, फिर उसमें लाखों व्यूज आते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको अपना जो सर्कल है उसमें फैलाते हैं, लेकिन ये उससे बाहर जाके नहीं देखते कि इसके बाहर भी दुनिया है। आप उनका रिएक्शन क्या वो जान लीजिए। अगर इस बात की गंभीरता को समझें तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने जब ये इस बात को लेकर माफी मांगी कि मैं आपको समझा नहीं पाया और ये तीनों कानून गलत है, ये आपके फायदे के लिए लेके आया था और मैं इनको वापस ले रहा हूं। अरे जब आपकी पार्टी के मुखिया और देश के पीएम का ये स्टेटमेंट था तो आप इस बात को समझते क्यों नहीं, उसको बार बार रिपीट क्यों करते हो? और इसी बात को लेके मनोहर लाल खट्टर का ये हाल है, इसी बात को लेके बीजेपी हरियाणा में बैकफुट पे है, और इसी बात को लेके कंगना को माफी मांगनी पड़ी जो मैं बार बार कह रहा हूं। तो ये बड़ा चाहिए थी। गंभीर सुरेंद्र राजपूत, विषय एक है। सेकंड आदेश। सुरेंद्र राजपूत, पर ये जो तस्वीरें हैं तकरार की, ये तकरार खत्म हो गई है? तकरार तो बरकरार है। अभी राहुल गांधी गए तो दाहिने और बाएं खड़ा कर लिया हुड्डा को और शैलजा को। देखिए संदीप भाई, आप भी हैं, आदेश भाई भी हैं, सभी लोग यहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं। सब जानते हैं कि राजनीति में फोटो का बहुत महत्व होता है। अच्छा। और फोटो आपके सामने है, एक बात। और हमने अपना हाउस फोटो में यूनाइटेड दोनों, दिखाया है। एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। बाएं जो बैठा है वो और बाएं की तरफ देख रहा है, दाएं बैठने वाला और दाएं की तरफ बैठ रहा है, देख रहा है। ये आपके फोटोग्राफर का कमाल है। अच्छा, ये हमारे वरना तो फोटोग्राफर का कमाल। हाँ, राहुल गांधी जी की एक फोटो मैं भी दिखा देता हूं आपको, ये देख लो आप, जिसमें दोनों लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और ये लो, देखो कौन किस तरफ देख रहा है, देख लो आप जरा से। अरे वही हम चला रहे हैं, सारी वीडियो दिखा रहा हूं मैं। मैं आपको बताऊं, दोनों एक तरफ, वो हुड्डा जी सैलजा की तरफ देख रहे हैं। आप इस चीज को देखो ना, हुड्डा जी सैलजा की तरफ देख रहे हैं। आप देखो, दो चीजें मैं आपको बताऊं, राजनीति अरे में जिससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं होते उसको भी जन्मदिन की बधाइयां दे देते हैं। उनका भी आदान प्रदान नहीं हो पाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच। क्या बात है। अभी मैं थोड़ी सी मैं आपको जरा सी, चूंकि मैं भूल जाऊंगा, मैं अपनी बात तो सच्ची सच्ची कहूंगा, लेकिन मैं रमन मलिक की बात का 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। बहुत छोटी छोटी सी है। एक तो कहते हैं ना, एक जफर का शेर था कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए।
इतना गंदा, इतना नीच ऐसी बात करते हैं शंभू बॉर्डर को लेकर के। भाई आप दो बातें बता दो मेरे को संदीप भाई, जो जवाब आपका वो मेरा, या आदेश बता दे। शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो कौन सी नई मांग लेके बैठे? जो मांगे सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर मानी थी, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए मेरे यहाँ के शंभू बॉर्डर पे चाहे डल्लेवाल साहब बैठे हो, चाहे उग्राहा साहब बैठे हो, चाहे प्रेम सिंह लालड़ू बैठे हो, चाहे बाकी चढ़ूनी साहब बैठे हो, ये सारे के सारे नेता किस बात के लिए बैठे हैं? इस बात के लिए बैठे हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर पर तो बीजेपी यही तो आरोप लगाती है, आप प्रायोजित करवाते हैं ये आंदोलन, आप पीछे से लगे हुए थे। पहलवानों को लेकर भी कांग्रेस ने, दीपेंद्र हुड्डा ने उनका समर्थन किया, आप सारे कांग्रेस में मिला भी लिए और विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। संदीप भाई हम आगे भी करेंगे। एक बात सुन लो आप, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के बहरे गूंगे लोगों से कहना चाहता हूं, निर्लज्ज लोगों से कहना चाहता हूं, हम आगे भी किसान का भी सपोर्ट करेंगे, पहलवान का भी सपोर्ट करेंगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। अगर रमन मलिक के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस रमन मलिक के साथ भी खड़ी होगी। मैं आपको बताऊं, इसमें अगर हम साथ उनके खड़े हो रहे हैं तो हमको कोई शर्म आती है क्या? हम लोग कोई अंग्रेजों के जिनके साथ अन्याय होगा उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। कांग्रेस के अंदर तो जूतम पैजार हो रही है, एक दूसरे के साथ तो आप खड़े नहीं हो पा रहे। अब उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। हमारे अंदर आगे भी होगी, गुटबाजी है। गुटबाजी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है, जीवंत लोकतंत्र होता है। और जीवंत लोकतंत्र में अगर गुटबाजी नहीं होगी तो ऐसे होगा जैसे नरेंद्र मोदी जी एक क्या नाम ऑटोक्रेट की तरीके से और बाकी सारे उनके चेले बैठ गए नीचे। आज की डेट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ है, सब लोग लोकतंत्र है, बोल सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, क्या बुरी बात है? आप हमको बताओ, आप मेन मुद्दे की बात, मेरे को 30 सेकंड दे दो मेन मुद्दे की बात करने के लिए। मैं आपको 3 चीजें एक सीरीज में बताता हूं। कंगना ने जो बयान दिया, कंगना का बयान आपके सामने, उस बयान को सपोर्ट किया नंदकिशोर गुर्जर ने, उस बयान का सपोर्ट किया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने, कहते हैं शंभू बॉर्डर पे किसान नहीं है, आतंकी है क्या, खालिस्तानी है क्या, कौन है, पाकिस्तानी है? आप बताओ मेरे को। इस तरीके से क्या मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हरवाना चाहते हैं? आप मेरे को तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो स्वागत करना चाहिए कि 2 और ऐसे बयान दो जो आदेश रावल कह रहे थे कि कांग्रेस का प्रचार करने में लगे हैं, क्या बीजेपी के कुछ नेता? देखो, और मैं ये भी बात बताता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उस बॉर्डर पे, जिस बॉर्डर पे जहां क्या नाम वो नाका लगा हुआ है, वो मेरे ससुराल है, घेल है गांव, उसका, उस गांव का नाम घेल है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर वहां किसान अगर नहीं हुए तो क्या नाम, ये जो रमन मलिक है मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूं। नहीं, रमन मलिक ने मुझे, मैं दर्शकों के साथ ये साझा कर दूं, एक वीडियो भी भेजा है। वीडियो हम इस तरह से सत्यापित जब तक नहीं होता उसको दिखाते नहीं है। ये कह रहे हैं देखिए मेरी बात बिल्कुल सच है। मैं अभी भी, अरे 1 मिनट रुकिए ना, FIR दर्ज कराइए ना अगर वहां पर तोल लिया जा रहा है, और इस खबर की हम तफ्तीश करेंगे रमन मलिक। लेकिन अभी एक सेकंड, अमनदीप केसरी को स्क्रीन पर लाइए। अमनदीप, एक तरफ पोस्टर से गायब खट्टर, तो इसका मतलब क्या निकलता है? और अब ये नायब सैनी और हुड्डा की सीधी टक्कर में तब्दील हो रही है लड़ाई। आप हो गए दर्शक। जी संदीप जी, मैं बिल्कुल इस बात का आपके जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ही अहम मुद्दा जो आपकी डिबेट में चल पड़ा है उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। इत्तेफाक से मैं अंबाला से ही बिलोंग करता हूँ और अंबाला शहर में ही रहता हूँ। और जो ये बात भाजपा प्रवक्ता ने उठाई है कि टोल टैक्स वसूल रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा इनको ज्ञान देना पड़ेगा कि हरियाणा और पंजाब को जो शंभू बॉर्डर डिवाइड करता है, वहां से घग्गर नीवर जो है निकलती है, नदी है, वो डिवाइड करती है, और उसको जो जोड़ने वाला पुल है वो पूरी तरह से बंद है। और जो रमन मलिक जी कह रहे हैं कि जब कि टोल कोई वसूल रहा है, जब सड़क बंद है, पुल बंद है, तो भाई साहब टोल कहाँ वसूल रहा है? कौन कहां से वो हवा में उड़ाने के लिए वसूल रहा है क्या टोल? अगर कोई, जो लोग कच्चा रास्ता अपना रहे हैं, कुछ लोग गांव के बीच में से जा रहे हैं, जिसकी वीडियो की बार बार पुष्टि कर रहे हैं, तो इनको बता देना चाहता हूं कि अंबाला जिला वो है जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी आते हैं, गृह मंत्री अनिल विज आते हैं, मंत्री असीम गोयल आते हैं। उनकी तो हिम्मत नहीं है कि वो वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल झूठी वीडियो है। इनको क्या लगता है कि रमन मलिक के पास ही वो वीडियो पहुंची है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है? ये सरासर बिल्कुल बेकार बात है इनकी।
और वही चीज बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि नकली किसान है। और मैं नारायणगढ़ में जो नायब सिंह सैनी क्षेत्र छोड़ करके भाग गए हैं, तो और विज साहब को जो हर गांव में नहीं घुसने दे रहे, असीम गोल को घुसने नहीं दे रहे, उनको बोल के दिखाए ना आप नकली किसान। नारायणगढ़ से क्यों नायब सिंह सैनी तो फिर भागे? आप बीजेपी की बी टीम क्यों बनते जा रहे हैं? अमनदीप, अब सीधा सवाल पूछ लेता हूं, हरियाणा में ये चर्चा आम हो रही है, एक मिनट सुन तो लीजिए। जो हरियाणा के दर्शक तो समझ जाएंगे, बाकी दर्शक भी समझ लें कि भाई अभय चौटाला, बीएसपी और गोपाल कांडा में जो ये गठबंधन हुआ, अब गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार पीछे ले लिया। आप कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, हर मौके पर बीजेपी का समर्थन करते दिखाई देते हैं, और इस बार चुनाव में भी 6-8 सीटों का जिम्मा आप ही को दे दिया है क्या? ये हरियाणा में आम चर्चा है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं बता रहा हूँ संदीप जी, और बहुत जिम्मेदारी से आपका जवाब दूंगा। देखिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है हरियाणा, ठीक है, एक विषय आज का ज्वलंत है आपके लिए, आपको पूरा देश देखना पड़ता है। हरियाणा में जो कुछ आपके साथी हैं, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा हमारी बदकिस्मती ये है, वो साथी आपको इंक्लाइंड मिले हैं जो एक ही तरफ की रिपोर्ट देते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, और जब कांग्रेस के आर.के. आनंद, हमने समर्थन जिनको करा था सुभाष चंद्रा के खिलाफ, और आपको पता है सुभाष चंद्रा जी आप ही की तरह एक चैनल को चलाते हैं और उसमें पानी पी पी करके कांग्रेस को खोजते हैं। उनको जिताने का काम जयप्रकाश ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिल करके शाही बदल के किया। फिर उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हरियाणा में, अमनदीप, बीजेपी या कांग्रेस? दुश्मन नंबर 1 कौन है? नहीं, बीजेपी है। बीजेपी है, हमने तो बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना है। और ये बात क्यों निकल के आती है, नैरेटिव क्यों चलाया जाता है, मैं बताता रहा हूँ कि आपके पास समय ज्यादा नहीं, आपने 4 मित्र पकड़े, लेकिन बदकिस्मती में हमारी है बदकिस्मती इंडियन नेशनल लोकदल की, वो चारों हमारे फेवर के नहीं निकले, जिन्होंने आपको बताया जो एक पिक्चर दिखाई। चारों और से मिलिए, दूसरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। चलिए, हम तो देखिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अमनदीप, बड़ा सीधा काम है हमारा तो। पर एक मिनट रविंद्र सिंह चौहान, अब ये खट्टर पोस्टर से गायब, संयोग है, प्रयोग है, मजबूरी है, लायबिलिटी बन गए हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, सब खट्टर साहब गारंटी बने हैं। जैसे प्रधानमंत्री गारंटी बने थे ना, मोदी की गारंटी, वैसे खट्टर भी गारंटी बन गए हैं, हार की गारंटी। अगर किसी 90 विधानसभाओं में से एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कहता हो कि हमारे यहाँ आइए और आप प्रचार कीजिए। जिस इलाके में मनोहर लाल खट्टर जाएंगे, बीजेपी के लोगों को लगने लगा है कि उस इलाके से जीत पर कोई वो मैं पिछले 5 दिन के कार्यक्रम अगर आपको बताऊं, पलवल, इंदरी, शाहबाद, सडौरा, नारायणगढ़, कालका, हिसार, फतेहाबाद, नरवाना, अंबाला सिटी, इंदरी, नीलोखेड़ी, जगाधरी, यमुनानगर, अंबाला कैंट, लाडवा, यहां पर चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। बिल्कुल, अब मैं बताता हूं जी, सही बोला। ये चुनावी कार्यक्रम देखिए कैसे बंद कमरे में हो रहे हैं। कहीं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को संबोधित कर रहे हैं जिसमें 20 लोग हैं, कहीं पे 50 लोग हैं जो बैंक्वेट हॉल के भीतर संबोधित कर रहे हैं। अब 9.5 बरस तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है उसको तो जनसभाएं करनी चाहिए, बड़ी बड़ी रैलीज करनी चाहिए, लेकिन जब वहां पर कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उससे पूछते हैं कि हिम्मत कैसे हो गई। जब हम लोगों को हिम्मत तो हिंदुस्तान का आईन देता है ना, और सरकार की जिम्मेदारी उस हिम्मत को बरकरार रखने की है, और लेकिन वो अपने हरियाणा के लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो इन्हीं वजहों से अब जो 9.5 बरस की एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर सरकार की, और उसके बावजूद जिस तरीके से अहंकार के साथ प्रधानमंत्री की भी रैली हुई कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में, तो मनोहर लाल खट्टर को मंच पर नहीं बुलाया गया, क्या ये वजह है? तो मंच पर लाइबिलिटी इतनी बड़ी बन गए हैं, वो इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन गए हैं कि प्रधानमंत्री उनकी फोटो तक अपने कैंपेन में रन नहीं करना चाहते हैं। 2 बड़ी रैलियां हुई प्रधानमंत्री की और दोनों में खट्टर साहब गायब। जिस तरीके अब ऐसा लग रहा है, लोग यहां पर ये कहने लगे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खट्टर साहब को स्कूटर पर घुमाया था, अब वापस करने का समय है। अब स्कूटर पर मनोहर लाल खट्टर जी घुमाएंगे प्रधानमंत्री को, और हरियाणा में जो सरकार है उस सरकार को बोरिया बिस्तर बंद करने में अब मनोहर लाल खट्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालात यहां पर हरियाणा में ये बन गई है, अहिरवाल का पूरा इलाका 11 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर मनोहर लाल खट्टर को लोग कोई नहीं बुलाने की कोशिश कर रहा, उनको कोई नहीं बुलाना चाहता। इस तरह की हालत हरियाणा में हो गई है सर। मनोहर लाल खट्टर जो है वो एक इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन गए कि जिस इलाके में वो लोग पहले कहते थे कि कंधे से ऊपर कमजोर लोग हैं, आज उसी इलाके में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को संबोधित कर रहे हैं।
ठीक है, और किसी अगर भी हम तरीके से कांग्रेस की लखनऊ स्थिति समझना चाहें तो बलवंत अक्षक साहब, कांग्रेस में ये तकरार खत्म हो गई है या एक वो अनईजी काम होती है? वो पीछे अभी जूत बाजे पड़े हैं, अभी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। कांग्रेस तो जब से बनी है ना संदीप जी, लगातार गुटबाजी कांग्रेस में रही है, हर स्टेट में है, हरियाणा में है, रहेगी। और पार्टी हाईकमान के लिए शायद ये गुटबाजी अच्छी चीज़ है कि एक पार्टी पूरी एक व्यक्ति के साथ ना हो। एक व्यक्ति अगर कोई पार्टी छोड़ देता है, सब लोगों को अपने साथ ले जाए, इससे अच्छा है गुटबाजी बनी रहे। और मैं संदीप जी आपको ये कहूँगा, ये गुटबाजी कांग्रेस के हित में है। अगर एक तरफ हुड्डा साहब हैं, जाट समुदाय के बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ अनुसूचित जाति से कुमारी शैलजा है, इन दोनों का जो गठजोड़ है वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों पर भारी पड़ता है। आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो दलित का और जाट समुदाय का जो वोट बैंक है वो बहुत भारी पड़ता है। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए इन दोनों दलित और जाटों का वैसे कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, पर 28% के करीब वोट बैंक लगा लो, दलितों का 20.9% है, तो ये 48-49% वोट बैंक बनता है। दूसरा इसमें आप जोड़िए ना, जो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का तो कोई वोट मिलेगा नहीं, जो 3-4 सीट मेवात में आती हैं, और सिख समुदाय, किसान जो खेती से जुड़ा हुआ है, चाहे पंजाब का चाहे हरियाणा का हो, उनके मन में भी भाजपा के प्रति कोई प्रेम नहीं है। और हालात हरियाणा के आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महीने पहले बलवंत जी आप भी उस दिन कार्यक्रम में थे, जो मेरी यहाँ बैठे रीडिंग थी ओवरऑल मैक्रो पिक्चर अगर देखें कि भाई जनता जिता रही है कांग्रेस को और कार्यकर्ता हरा रहा है बीजेपी को, क्या ये बात अभी भी लागू हो रही है हरियाणा के महाभारत में? देखिए, ये मैं तो सोचता हूँ कांग्रेस के पास तो निचले स्तर पर ना तहसील स्तर पर संगठन है, ना जिला स्तर पर संगठन है। ये जो चुनाव जो है ये तो जनता ही लड़ रही है, वो ये तय कर लेती है हरियाणा की जनता कि हमें इस बार किसको हराना है। कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी बीजेपी क्या उसे पाट पाई है? धर्मेंद्र प्रधान अब तो हरियाणा में ही रातें बिता रहे हैं, नहीं। लोगों को समझा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल हुआ है? नहीं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान साहब का, संदीप जी मैं कहूँ धर्मेंद्र प्रधान साहब का हरियाणा में वो पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में उनका कोई आधार नहीं है। ठीक है, पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जब 9.5 साल तक जो चीफ मिनिस्टर रहा और जिसने कहा कि मैंने हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले गया हूँ और हुड्डा साहब की सरकार के दौरान जो गड्ढे थे वो मैंने भर दिए हैं, तो उस चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री सुबह तारीफ करते हैं, दोपहर में उनको इस्तीफे के लिए कहते हैं, शाम तक नया चीफ मिनिस्टर बन जाता है। फैक्टर क्या एक बड़ी लायबिलिटी बन रहा है बीजेपी के लिए, पर कांग्रेस कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गई है? और जो वन वे फाइट लग रही थी कि भाई कांग्रेस के लिए तो ये सीधा सीधा रास्ता है, क्या उसमें अब बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स, बहुत सारे गति अवरोधक आ गए हैं? आदेश? नहीं, देखिए ये बात सही है कि जो नंबर था बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता है कि एक कैलकुलेटिव स्टेप उठा रखा है स्ट्रेटजी को लेके, और जहाँ जहाँ इन्होंने सीटें आइडेंटिफाई कर ली हैं, लगभग 52 सीटें ऐसी हैं जो सेटल हो चुकी हैं कि जो जिसमें बदलाव नहीं होगा अब, लेकिन जो बाकी सीटें बची हुई हैं उन पे काम हो रहा है दोनों तरफ से। तो उन्हीं सीटों के ऊपर सेंट्रल लीडरशिप और उन्हीं सीटों के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा, उन सबका फोकस है, और उन्हीं सीटों में जहां उसमें मार्जिन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ में इसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो जिन सीटों पे मार्जिन को कवर अप कर सकते हैं उन पे प्रचार कर रहे हैं। तो जो आपने कहा, जो आपका सवाल था वो ये था कि भाई जो 60 से ऊपर सीटें आ रही थी, 60-65 की बात हो रही थी, क्या वहीं पे खड़ी है कांग्रेस या नहीं खड़ी है? मुझे लगता है आज की डेट में 55 के आसपास खड़ी हुई है, जो कि एक अच्छा नंबर है, पूर्ण बहुमत का नंबर है। और लेकिन इसमें कमाल की बात संदीप जी ये है कि जेजेपी का खाता नहीं खुल रहा, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, आज़ाद की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, बसपा का नहीं खुल रहा। मुश्किल से 2 सीटों पे आईएनएलडी खड़ी हुई है, यानी ये चुनाव 2 पार्टियों के बीच सिमटता जा रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी।
और निर्दलीय भी जो ज्यादा दिख रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। लेकिन क्योंकि 7 दिन बचे हैं, अभी लास्ट डे ऑफ कैंपेन 3 तारीख को है, इन 7 दिनों में मुझे लगता है 3 दिन और कांग्रेस पार्टी को अपना चुनाव इस नंबर पे सस्टेन करना पड़ेगा ताकि उसके बाद ये नंबर सेटल हो जाए। मतलब जहां से शुरू हुआ था चुनाव वहीं पर आता दिख रहा है क्या? बीच में अंतर और बढ़ गया था? सिर्फ 15 सेकंड में आप भी ताल ठोक लीजिए रमन, बीजेपी कितनी सीट जीत रही है? मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम पे बोला था, मैं दोबारा रिट्रेट कर रहा हूं, हम 2019 और हो सकता है 2014 से भी बड़े नंबर पे 2014 में आए 47 और जीती हम थी, मतलब सरकार 50 सीटें तीसरी जीत रहे बारी हैं। बना रहे हैं। 50 सीटें जीत रहे हैं। सुरेंद्र आप कितनी जीत रहे हैं? यस, बस एक 5 सेकंड में जवाब। हम तो प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और आदेश भाई के नंबर से आगे बढ़ेंगे। ये 55 से आगे आप बढ़ेंगे, 50 पर बीजेपी कह रही है और आपकी हजारों की तादाद में राय भी आई, कुछ साझा मैंने की हैं और एक राय बाकायदा आपके सामने मैं पेश भी कर दूं तो हमारे दर्शक हैं आनंद सुतैल, आगरा वासी हैं। इनका कहना है बीजेपी हाईकमान को महसूस हो गया है कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर है तो खट्टर को बचाने के बजाय ठीकरा सहनी पर फोड़ने की तैयारी है। ये राजनीति का कुछ पेंच और आगे तक ले गए हैं, लेकिन महाभारत जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।